इलाज लिए हुए हमारे मरीजों की बात करूँ, मैं मिलवाऊँ, तो आप शायद जब तक मैं बताऊँ ना कि ये कैंसर के पेशेंट रहे हैं, तो आप पहचान भी नहीं पाएँगी कि साहब इनका कभी कैंसर रहा है जीवन में, इनका इलाज हुआ है और ये बिल्कुल स्वस्थ है। अब इसको तो कीमो लग रही है, ये बचेगा नहीं। बचेगा नहीं। तो मैंने बहुत शुरुआत में जो बात कही कि ट्रीटमेंट इतना चेंज हो चुका है कि जब 5 साल 6 साल पहले तक भी कीमोथेरेपी कहीं न कहीं जानलेवा थी। मैं उससे मना नहीं करूँगा क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट इतने होते थे। अब ह साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि एक तो कीमो की जो नई ड्रग्स हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत सेफ हैं। उनसे ऐसे कोई जानलेवा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, उनके साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ऐसे इंजेक्शन, ऐसी टैबलेट्स आ गई हैं कि जिससे कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होते हैं। 100% भ्रांति है ये। कैंसर छूने से, साथ रहने से, एक ही थाली में खाना खाने से, कहीं से भी नहीं फैलता है। छोटे बच्चे, जैसे कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि साहब हमने कीमो ली है, घर जाएँ तो घर में छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेल सकते हैं कि नहीं, उनको खिला सकते हैं कि नहीं, सब कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कीमोथेरेपी कुछ नहीं है, एक इंजेक्शन है जो नसों में जाता है और आपके शरीर में केवल कैंसर सेल को टारगेट करता है। सर्जरी उसी प्रकार से सर्जरी है जैसे कोई और सर्जरी होती है कि तकरीबन 341 हॉस्पिटल हैं पूरे भारत में जो कि एम्पैनल्ड में, जिसमें से एक हमारा नेशनल हॉस्पिटल है। तो उसी से आप समझिए कि किस तरीके की वो चीज़ है और किस तरीके का हम काम कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पे हमें रिकॉग्निशन मिला और हम अपना डेटा उनके साथ शेयर कर रहे हैं और आने वाले समय में ये डेटा उसमें कंपाइल होके जो नेशनल प्रोग्राम्स बनते हैं कि साहब किस तरीके से गाइडलाइंस बनती हैं, किस तरीके से इलाज होना है, किस तरीके से इलाज से हमारे पेशेंट्स को फायदा हो रहा है, वो सब चीजें बनेंगी। तो डॉक्टर साहब, किसी इंसान को देख के कैसे बताया जा सकता है कि इसको कैंसर है? क्योंकि कैंसर एक इलाज बीमारी ही ऐसी है कि जब वो सेकंड या कि थर्ड स्टेज में पहुंच जाती है तब जाके पता चलता है कि सामने वाले को कैंसर है। तो इंसान को कोई भी अगर जागरूक होना चाहता है इसमें, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ, मुझे कैंसर की शुरुआत अब हो चुकी है? जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। और हमारे साथ है डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला जी, जो कैंसर के बारे में हमको बताएंगे, कैंसर के इलाज, कैंसर के लक्षण और कैंसर के उपाय के बारे में, जो पिछले कई वर्षों से नेशनल हॉस्पिटल रीवा से जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टीवी फर्स्ट में। सर, पहला क्वेश्चन है हमारा कि पिछले कई वर्षों से आप कैंसर का रिसर्च से इलाज कर रहे हैं, तो पहले में और अब में कोई अंतर देखा गया? जी बिल्कुल। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, मौका दिया कि अपन रीवा में, विंध्या में जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हम आपसे बात कर सकें, चर्चा कर सकें। तकरीबन 15 साल हो गए मुझे कैंसर के फील्ड में काम करते हुए और रीवा से जुड़ाव मेरा तकरीबन 5 साल पुराना हुआ चिकित्सकीय हिसाब से। अदरवाइज तो मैं यहीं को बिलोंग करता हूँ, तो चीज़ें जुड़ी हुई हैं बहुत पहले से। बट हाँ, ट्रीटमेंट वाइज, डॉक्टरी वाइज मैं 5 साल पहले जुड़ा यहाँ से, जब डॉक्टर अखिलेश ने हॉस्पिटल खोला और मुझसे बोला कि अपनी सेवाएं मैं यहाँ भी शुरू करूँ। अब आते हैं आपके प्रश्न में। जैसा कि आपने कहा कि पहले से आज तक अगर मैं विश्व परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो पूरा का पूरा इलाज ही बदल गया। पहले जो एक अवधारणा थी कि साहब कैंसर हो गया तो मर ही जाएगा, वहां से हम यहाँ तक पहुंचे कि कैंसर हुआ है तो उसका इलाज संभव है। फिर एक अवधारणा आई कि कैंसर का इलाज कराएंगे तो जीवन ऐसा हो जाएगा कि वो जीने लायक नहीं है। तो वहां से अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर आपको यहीं रीवा में इलाज लिए हुए हमारे मरीजों की बात करूं, मैं मिलवाऊं, तो आप शायद जब तक मैं बताऊं ना कि ये कैंसर के पेशेंट रहे हैं, तो आप पहचान भी नहीं पाएंगी कि साहब इनका कभी कैंसर रहा है जीवन में, इनका इलाज हुआ है और ये बिल्कुल स्वस्थ है। तो हम मेडिकल साइंस में इतनी प्रगति बिल्कुल कर चुके हैं कि जहां से कैंसर एक लाइलाज बीमारी समझा जाता था, से एक ऐसा इलाज जो कि जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है, से अब ऐसा इलाज कि बिल्कुल ही सेफ है, बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से मरीजों को हम ऐसी लाइफ दे पाते हैं जो वो अदरवाइज अपने जीवन में जीते। तो कैंसर का इलाज बहुत आगे बढ़ चुका है और ये चीज हमें जनमानस तक पहुंचानी है कि जो पुरानी अवधारणाएं थी इलाज को लेके, उनको तोड़ें और कृपया करके आगे आके इलाज लें। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अब रीवा में भी कैंसर का इलाज है और उससे ठीक हुआ जाए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले लोगों की सोच थी कि रीवा में ठीक नहीं होगा कैंसर, और ऐसा मुझे लगता है कि होता भी था कि मतलब अगर कैंसर हो गया है तो बाहर का ही ट्रीटमेंट चलता था। अब ऐसा नहीं है, नेशनल हॉस्पिटल में ये सुविधा हो चुकी है। जी बिल्कुल। मतलब थोड़ा मैं अगर इसमें हिस्ट्री में जाऊं कैसे रीवा का, जैसे मैंने बताया अखिलेश के साथ स्टार्ट किया नेशनल में हम लोगों ने कैंसर यूनिट, तो शुरू में लोगों ने हमें यही कहा
कि मैं चूंकि बेसिकली भोपाल में बेस्ड हूँ, यहाँ मैं अपनी ऑनलाइन और विजिट बेसिस पे व्यवस्थाएं देता हूँ, सेवाएं देता हूँ। तो लोगों ने मुझसे कहा कि यार नहीं चलेगा, लोग इलाज नहीं कराएंगे, लोग बहुत डरते हैं इलाज से, आप व्यर्थ ही अपना समय वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं विंध्य क्षेत्र को ही बिलोंग करता हूँ, मेरा बचपन यहीं बीता है। तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगता था, जब मैं मुंबई में था या जब मैं भोपाल में भी था, एम्स में था और अदरवाइज भी प्रैक्टिस करता था, कि मैं देखता था कि छोटे छोटे इलाज जो कहीं ना कहीं यहाँ हो सकता है, उसके लिए मरीज परेशान हो रहा है, वहां आता है। अब ये आप भी समझते हैं कि यहाँ से अगर कोई कहीं बाहर इलाज लेने के लिए जा रहा है तो उसके साथ 2-4 परिजन जाएंगे, उनका फाइनेंशियल बर्डन ट्रीटमेंट का तो है ही, उसके साथ उन लोगों का जो अपनी रोजी रोटी और काम धंधा छोड़ के जा रहे हैं वहां पे, वो एक नुकसान है। दूसरा, वहां रहना, खाना, इलाज कराना। तो ये तरीके से कहीं ना कहीं त्रिकोणीय एक जाल बन जाता है, जिससे कि लोग कहीं ना कहीं इलाज से दूर हो जाते थे। तो मेरे को ये आया कि ठीक है, देखते हैं, अगर चला तो ठीक है, नहीं भी चला तो अपना घर है, अपना परिवार है, अपन आएंगे, मिलेंगे लोगों से, चले जाएंगे। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और शुरुआत में बिल्कुल लोगों में ये डर था कहीं ना कहीं कि यार यहाँ कैसे करेंगे, ये तो बड़े शहरों का इलाज है, यहाँ सर्जरी कैसे हो पाएगी, यहाँ कीमोथेरेपी कैसे हो जाएगी। पर ठीक है, हम लोगों ने शुरू किया और आज 5 साल के उपरांत बहुत अच्छा रुझान है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। रेगुलर बेसिस पे हम यहाँ कीमोथेरेपी कर रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ भोपाल से भी आते हैं, जो कीमोथेरेपी के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो रीवा में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और सर्जरी के लिए मैं कैंसर सर्जन हूँ, मैं आता हूँ, मेरे साथ 2-3 कैंसर सर्जन और हैं टीम में, जो रेगुलर विजिट पे हम लोग आते हैं। तो उस तरीके से हमने एक पूरी टीम बनाई, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि पहले यहाँ नहीं होता था, बात सही है, कहीं ना कहीं विशेषज्ञ नहीं थे और लोग। अक्सर जो गांव से लोग आते थे, तो एक तो इतना लेट हो जाता था कैंसर जी बिल्कुल। कि वो एक लाइलाज तो पहले पहले तो था ही, लाइलाज माना कई जाता बार था। स्टेज आगे हो जाती हाँ, है तो इलाज लायक नहीं बचता। इलाज लायक नहीं बचता बिल्कुल था। सही बात है। जो ग्रामीण आते थे तो मतलब उनको आने इलाज को अपने जो मर्ज है उसको लेके आने में इतना लेट हो जाता था कि उनकी, क्योंकि उन्हें वही लगता था। इसमें भी 2 चीजें थी, अव्वल तो वो आते लेट थे, दूसरा कई बार चूंकि विशेषज्ञता नहीं थी यहाँ पे, तो कई बार, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टरों को समझता नहीं था, लेकिन वो उस विधा में पारंगत नहीं है। भाई कैंसर विशेषज्ञ जैसे मैं हूं, तो मेरी ट्रेनिंग ही स्पेशली कैंसर में है। कैंसर कैसे देख के समझता है, कैसे उसकी जांच करनी है, कैसे उसका इलाज करना है, जो अन्य विधाओं के डॉक्टर हैं। पर अब कोई और अवेलेबल नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं इलाज करने की कोशिश करते थे। मैं कहूंगा पहले वो इन्फेक्शन की लाइन में सोचते थे, फिर वो टीबी की लाइन में सोचते थे। जब इन्फेक्शन के नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा, टीबी की दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, तब कहीं जाके समझाइश होती थी कि साहब कहीं कैंसर तो नहीं है। फिर तो वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों के लेवल पे भी लेट जाता था, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी। जैसे मैंने शुरू किया तो बायोप्सी, जैसे अपन सब जानते हैं क्या होता है, एक टुकड़ा लेते हैं, जांच करते हैं माइक्रोस्कोप में कि साहब कैंसर है। जब हमने काम शुरू किया तो सबसे पहले हमारे पास यही प्रॉब्लम आई कि यहाँ बायोप्सी नहीं होती थी, कोई ऐसा विशेषज्ञ पैथोलॉजिस्ट नहीं था उस समय पे। अब तो खैर 1-2 लोग हैं जो करने लग गए हैं, कि जो हमें ये बता पाए कि उसमें कैंसर है कि नहीं। तो मैं खुद आता था, बायोप्सी करता था, मैं खुद अपने साथ सैंपल लेके जाता था और हम भोपाल में सैंपलिंग कराते थे। अब तो हमने चैनल बना लिया है, तो हमारी सारी रिपोर्ट्स आज भी भोपाल जाती हैं, दिल्ली जाती है, मुंबई जाती है। तो कहने का मतलब कैंसर के साथ थोड़ा क्या है, विशेषज्ञता जरूरी है, जो डॉक्टर उसको डील कर रहे हैं, इसलिए उनका पहचानना, डायग्नोसिस बनाना और फिर इलाज बनाना। तो हमने कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी टीम बनाई हुई है, जो टीम ये निर्धारित करती है कि साहब जो हम देख रहे हैं वो कैंसर है कि नहीं, और अगर कैंसर है तो उसका इलाज क्या होना है, किस तरीके से होना है। तो जो पहले मरीज को बायोप्सी के लिए बाहर जाना पड़ता था, सीटी स्कैन के लिए बाहर जाना पड़ता था, सीटी गाइडेड बायोप्सीज होती हैं उसके लिए बाहर जाना पड़ता था, वो हम सब अब रीवा में कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। सर कीमोथेरेपी से लोगों का इतना डर रहता है, मतलब अगर कीमोथेरेपी के नाम से ही लोग डर जाते, तो आपके डॉक्टर इसमें क्या डरना चाहिए, क्या है कीमोथेरेपी? मैं सबको यही समझाता हूँ आम भाषा में, जैसे अपन समझते हैं आज की डेट में हर कोई कि एंटीबायोटिक होता है। अब एंटीबायोटिक क्या है, एक ग्रुप है जिसमें कई सारी दवाइयां हैं, टैबलेट्स हैं, इंजेक्शन है, चीजें हैं। वैसे ही कीमोथेरेपी भी एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, उस ग्रुप में कई सारी टैबलेट हैं, इंजेक्शंस हैं, चीजें हैं। तो कीमोथेरेपी कोई ऐसी चीज नहीं है कि साहब कोई बड़ी ही असाध्य चीज है, बहुत ही हानिकारक चीज है जो लगा दी जाएगी और मरीज की मृत्यु हो जाएगी। बट कीमोथेरेपी भी नॉर्मल इंजेक्शंस हैं, नॉर्मल टैबलेट्स हैं, जो केवल टारगेटेड होती हैं कैंसर के प्रति, कैंसर सेल के प्रति। तो कीमोथेरेपी नॉर्मल बॉटल में इंजेक्शन डाल के ही नसों द्वारा लगाया जाता
होता है, कोई अलग से चीज नहीं है। मरीज उसके लिए एक दिन के लिए भर्ती होता है और अगले दिन छुट्टी हो जाती है और घर चला जाता है। अब आपका जो सवाल मैं समझ रहा हूँ, ये पूछना चाह रही थी कि पहले इतना हवा था, इतना डर था कि साहब इसको तो कीमो लग रही है, बचेगा नहीं। तो मैंने बहुत शुरुआत में जो बात कही कि ट्रीटमेंट इतना चेंज हो चुका है कि जब 5 साल 6 साल पहले तक भी कीमोथेरेपी कहीं ना कहीं जानलेवा थी, मैं उससे मना नहीं करूंगा, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट इतने होते थे। अब साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि एक तो कीमो की जो नई ड्रग्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं वो बहुत सेफ हैं, उनसे ऐसे कोई जानलेवा साइड इफेक्ट नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, उनके साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ऐसे इंजेक्शन, ऐसी टेबलेट्स आ गई हैं कि जिससे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं, जो थोड़े बहुत अगर होते भी हैं तो जानलेवा तो कहीं से भी नहीं है, ऊपर से साइड इफेक्ट भी कम हो गए हैं। तीसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि हम अपने विशेषज्ञ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो भोपाल में है, उनसे हम ऑनलाइन सपोर्ट के थ्रू पेशेंट के परामर्श भी कराते हैं, ताकि कहीं से ऐसी कोई चीज ना हो कि विशेषज्ञता के कारण मिस ना हो। तो तीनों लेवल पे हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो कीमोथेरेपी जो हम नेशनल में दे रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई जानलेवा कीमोथेरेपी हुई है या होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे हमसे ना भी लें, कहीं भी लें, पर विशेषज्ञ से हमेशा इलाज लें, ताकि इलाज क्या हो रहा है वो उसको भी समझता है, कितना इलाज जरूरी है वो भी समझता है, और इलाज के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, तो करना है कि नहीं करना है वो भी समझता है। 5 वर्षों से आप इस इलाज में और यहाँ पे हैं, तो यहाँ के लोगों की मानसिकता कुछ बदली या? बहुत मैं बात कहूंगा, मतलब 2 लेवल पे अगेन। एक तो मरीजों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, लोगों ने मुझे बहुत शुरुआत में हताश किया कि साहब यहाँ कोई इलाज नहीं कराएगा, चीजें नहीं। वही लोग मेरे पास पेशेंट भेजते हैं क्योंकि वो हमारा रिजल्ट देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, कैसे मरीजों का सफल इलाज हो रहा है, ऊपर से निःशुल्क इलाज हो रहा है आयुष्मान भारत योजना के तहत, जिसके लिए पेशेंट बाहर पहले जाके अगर इलाज में नहीं भी खर्चा करता था तो आने जाने, रुकने ठहरने में दिक्कतें होती थी, खर्चे होते थे, वो खर्च अब नहीं होता है। तो पूर्णतः निःशुल्क इलाज है, पूर्णतः कारगर इलाज है। तो इसलिए वही लोग जो पहले हताश करते थे जनमानस में कि साहब कोई इलाज नहीं कराएगा, हमारे पास पेशेंट भेजते हैं। दूसरा एक पार्ट है डॉक्टरों का, जैसे कि अभी हमने एक कैंसर अपडेट के नाम पे कैंसर सीएमई भी की थी पिछले महीने। उसका भी उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं विशेषज्ञता ना होने के कारण, मैं कहूँगा, या कैंसर की जो बीमारी है उसके बारे में नॉलेज ना होने के कारण डॉक्टर भी कई बार बोल देते थे कि अरे अब तो तुम्हारी कैंसर आ गई है, एक काम करो, तुम मरीज को घर ले जाओ, जितने दिन सेवा कर सकते हो सेवा करो, इलाज कराने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें सर थोड़ा सा बीच में जी बिल्कुल, छुआछूत का भी कोई, संक्रमण का भी कोई, क्योंकि ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है लोगों के अंदर। बिल्कुल, ग्रामीण अंचल में ये बहुत ज्यादा, तो छूना नहीं, दूर रहना, उसके कीटाणुओं से कैंसर हो जाएंगे, तो क्या ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 100% भ्रांति है ये। कैंसर छूने से, साथ रहने से, एक ही थाली में खाना खाने से कहीं से भी नहीं फैलता है। छोटे बच्चे, जैसे कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि साहब हमने कीमो ली है, घर जाएं तो घर में छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेल सकते हैं कि नहीं, उनको खिला सकते हैं कि नहीं, सब कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कीमोथेरेपी कुछ नहीं है, एक इंजेक्शन है जो नसों में जाता है और आपके शरीर में केवल कैंसर सेल को टारगेट करता है। सर्जरी उसी प्रकार से सर्जरी है जैसे कोई और सर्जरी होती है। रेडिएशन, जब तक रेडिएशन होता है, कैसा है, मशीन होती है सीटी स्कैन की, किरणें आती हैं उस शरीर में जहाँ पे कैंसर है, वहां फोकस करती हैं और वो चीजें खत्म कर देती हैं। तो कोई भी ऐसा रेसिडुअल इफेक्ट जो हम बोलते हैं हमारी भाषा में, वो किसी भी इलाज का नहीं है कैंसर में, कि घर जाके आप किसी और को संक्रमित करें इलाज के कारण। कई लोग ये भी पूछते हैं, और बीमारी के कारण तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बीमारी के कारण अलग ही है। जैसे मैं बात करूं, सबसे कॉमन कैंसर अपने विंध्य में या मध्य प्रदेश में है मुंह का कैंसर। तो मुंह का कैंसर यानी जबान हो गई, गाल हो गया, जबड़ा हो गया, इसमें कहीं पे कैंसर होना, छाला होना। अब ये क्यों होता है? ये केवल और केवल तंबाकू, गुटखा, सुपारी के सेवन के कारण होता है, और हमारे क्षेत्र में हम सब जानते हैं ये बहुत ही एक आम बात है। तो जो खा रहा है उसी को होगा, उसी को हुआ है, किसी और को उससे फैलने की कहीं से कोई दूर दूर तक संभावना नहीं। स्तन कैंसर की बात करें तो वो हार्मोन रिलेटेड है। महिलाओं में मोस्ट कॉमन कैंसर स्तन कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, तो हार्मोन रिलेटेड है, वो भी किसी को फैलने की बात नहीं है। तो कहीं से भी कैंसर संक्रमित नहीं है, संक्रामक नहीं है, किसी को जेनेटिक भी होता है सर? ये जेनेटिक बिल्कुल हो सकता है, बट मैं इसमें हमेशा अपनी टॉक्स में एक बात बोलता हूँ कि अगर अपन 100 मरीज लें तो 100 में से 97 मरीज वो हैं जिनमें जेनेटिक कैंसर नहीं है, केवल 2 या 3 पेशेंट हैं जिनमें जेनेटिक है। क्यों ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आउटकास्ट कर देते हैं, मतलब लोग बहिष्कार कर देते हैं इस परिवार को समाज में कि इसके परिवार में कैंसर था, इसके यहाँ उठना बैठना नहीं है, जाना नहीं है,
या इसके यहाँ रिश्ते नहीं करने हैं, शादी नहीं करनी है क्योंकि अनुवांशिक है, इसको अनुवांशिक। था, इसकी माँ को था, इसको भी होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जिसमें हम ये जान सकते हैं अगर उसकी फैमिली में था तो वेदर फैमिली रन है कि नहीं, जेनेटिक है कि नहीं। अब इस बहुत अच्छी बात बोली आपने, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा। तब मैं रीवा में काम नहीं करता था, भोपाल में था। तकरीबन 7-8 साल हो गए इस बात को। एक महिला रीवा की ही थी, वो मेरे पास आईं, टंग का कैंसर था उनका। बहुत अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, पूरा इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, रेडिएशन हुआ, सब कुछ उन्होंने व्यवस्थित किया। उसके बाद उनकी बेटियाँ बाहर रहती हैं तो साल 6 महीना 2 साल जैसा मुझे लगता है बाहर ही रहीं। उसके बाद वो रीवा आ गईं, फिर मैं रीवा आने लग गया तो मेरे पास फ़ॉलो-अप में यहाँ दिखा। तो एक बार होली के बाद मेरे पास आईं और अनायास ही रोने लग गईं। तो मैंने कहा, जाँच-वाँच की? मैंने कहा कई बार दिक्कत हो सकती है इसलिए रो रही। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम? बोले साहब नहीं, ज़बान तो ठीक है, खाना भी खा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, मैंने जाँच की सब ठीक था। मैंने कहा फिर आप रो क्यों रहे हो? और ये सच्ची कहानी है, तो रो क्यों रहे हो? तो बोले कि साहब होली में कोई मेरे घर मिलने नहीं आया। अब आप सोचिए सोसाइटी में कितना बड़ा स्टिग्मा है, कितना बड़ा हौवा है कि साहब उसको कैंसर था, हम जाएँगे तो हमको कैंसर हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से रीवा वालों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी कैंसर, मैं वापस से कहूँगा, कोई भी कैंसर ना छूने से, ना साथ बैठने से, ना मिलने-जुलने से, सेम थाली में खाना खाने से नहीं फैलता है। तो कृपया करके मरीजों का बहिष्कार ना करें, उनके परिवारों का बहिष्कार ना करें। उनको आपके सहयोग की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप उनके साथ मिल के रहें, उनके साथ उनको प्रोत्साहित करें कि नहीं साहब ठीक हो सकता है ये, ऐसा लाइलाज नहीं है। तो इसलिए जो आपने बात कही उस पे आऊँगा कि कहीं से भी फैलता नहीं है, बिल्कुल सेफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर अभी कुछ दिनों पहले कैंसर अपडेट नामक एक कॉन्फ्रेंस आपने नेशनल हॉस्पिटल मिलकर कराई थी, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, कैंसर अपडेट का भी ख़्याल वहीं से आया कि शुरुआत में हमने कहीं न कहीं हमने रेगुलर हम कैंप करते रहते हैं, संगोष्ठियाँ करते रहते हैं जनरल पब्लिक के लिए, चीज़ों के लिए। तो हमने पाया कि कहीं न कहीं पेशेंट तो कई बार एक्सेप्ट कर लेता है कि साहब ठीक है, कैंसर है। वो डॉक्टर साहब आए थे, उस कैंप में मिले थे, उन्होंने हमें कहा था कि साहब इलाज हो जाएगा, सब ठीक है। लेकिन वो कई बार लोकल ओपिनियन लेने जाता है। कोई उनके फैमिली डॉक्टर होते हैं, कोई परिचित डॉक्टर होते हैं उनके पास, और उनके पास कई बार हताशापूर्ण जवाब मिलता है कि अरे अब तो कैंसर हो गया, क्यों करना है, या कराना है तो अरे तुम बाहर चले जाओ। मैं वैसे नहीं कह रहा, जो भी यहाँ के डॉक्टर हैं, जिस ज़माने में उन्होंने पढ़ाई की या जिस भी विधा में उन्होंने पढ़ाई की, उसमें कैंसर की विशेषज्ञता उन्होंने नहीं सीखी। स्वाभाविक है, कोई पीडियाट्रिशियन है, कोई जनरल सर्जन है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने उस परिधि में पढ़ाई की। फिर वो यहाँ काम करने आ गए, सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और चूँकि यहाँ कभी कैंसर का काम होता नहीं था, तो काम में आने के बाद भी उनका कहीं न कहीं एक्सपोज़र नहीं रहा कैंसर को लेके। तो हमारा ये प्रयास था कि हम अपने नेशनल फैकल्टी भी हमने बुलाए थे, तकरीबन 10-15 नेशनल फैकल्टी थे, 250 डॉक्टर हमारे रीवा के कलेक्ट हुए थे, आसपास के सीधी, शहडोल, सिंगरौली, सतना के भी डॉक्टर आए थे। तो उनको सबको हमने मिला के एक सिंगल डे सीएमई की थी, जिसमें सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक हमने सारे जितने कैंसर होते हैं, उसमें किस तरीके से जाँच करना है, किस तरीके से इलाज करना है, हम रीवा में क्या इलाज दे रहे हैं, हमारे जो मित्र बाहर से आए थे, वो क्या इलाज कर रहे हैं और किस तरीके से उनसे बेनिफिट होता है, और इलाज का बेनिफिट होके पेशेंट किस तरीके से बेनिफिट हुआ है कि ठीक हो गया है, बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ये एक मैसेज हम देना चाह रहे थे सारे यहाँ के डॉक्टरों को, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से उसमें रुझान रहा, डॉक्टर्स आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, यहाँ सारे सरकारी, गैर सरकारी सारे डॉक्टर शामिल हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में एक ये भ्रांति डॉक्टरों के पास से भी दूर होगी कि कैंसर लाइलाज है, और वो बहुत कॉन्फिडेंस से ये मैसेज लेके गए कि हम रीवा में और हमारे मित्र बाहर भी बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं, और इलाज लेना आवश्यक है, हर स्टेज में इलाज लेना आवश्यक है। कई बार जैसे स्टेज की बात आती है, 1, 2, 3, 4 ऐसा जाना जाता है, मूवीज़ में दिखाया जाता है, अरे तो स्टेज 4 कैंसर है, मर गया, कोई मतलब नहीं। ये भी नहीं है। हमने अपनी संगोष्ठी में एक पैलिएटिव केयर का सेशन भी रखा था, उसमें डॉक्टर साहब ने बिल्कुल अच्छा बताया, हमारे पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट आए थे, कि ऐसा नहीं है कि स्टेज 4 है तो इलाज नहीं करना है। स्टेज 4 में भी इलाज का बिल्कुल फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? देखिए, हम जैसे मेरे पास कई बार लोग आते हैं, बोलते हैं साहब अब तो कैंसर हो गया, मरना ही है। तो मेरा एक जवाब होता है, आप मेरे को एक इंसान बता दीजिए जिसको कैंसर नहीं हुआ और जिंदा हो।
कहने का मतलब मौत सबको आनी है, मौत सबको आनी है। किस दिन आएगी वो कोई नहीं जानता। आजकल हम देख रहे हैं लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सडन हार्ट अटैक आता है, डेथ हो जाती है। तो हताशापूर्ण माहौल जो कैंसर के प्रति है, मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन स्टेज 4 में भी हम इसलिए इलाज करते हैं कि पेशेंट कंफर्टेबल रहे, उसको दर्द ना हो, कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग ना हो, खाना खा पाए, मलद्वार में अगर कैंसर है तो मलद्वार खुला रहे ताकि मल पास हो सके। तो कहने का मतलब नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इसे बोलते हैं। किसी भी तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज ना रहे। जब तक पेशेंट का जीवन है तब तक पेशेंट एक नॉर्मल या नियर नॉर्मल लाइफ जिए। वो कहते हैं ना, पुराने टाइम में हम लोग सुनते थे बचपन में, आपको भी याद होगा कि अरे फलाने ने तो खटिया पकड़ ली, खटिया में ही सब कर रहा है, कीड़े पड़ गए और अब नर्क से बदतर जीवन है। तो नर्क से बदतर जीवन की जो परिभाषा है वही बदलना है पैलिएटिव केयर का रोल, और वो हम बहुत कुशलता से कर रहे हैं। और मैं आगे आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि पैलिएटिव केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि पेशेंट की डिग्निटी, पेशेंट की सोच और पेशेंट से जुड़े लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाता है। अब आप सोचिए, कोई अगर बेड रिडन है तो 24 घंटे उसको सपोर्ट की जरूरत है। अगर वही अपन ने इलाज किया, बेसिक इलाज किया, वो अपनी व्यवस्था तो कर पा रहा है, खुद खाना खा पा रहा है, खुद वॉशरूम जा पा रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर अंत के जीवन में अपन इस तरीके से जाएं कि अपनी डिग्निटी बनी रहे, अपन किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, एक सक्सेस है। तो ट्रीटमेंट की तो वो है स्टेज 4 का ट्रीटमेंट। तो जो पहले कहा जाता था कि अरे 4 में तो इलाज ही नहीं है, तो वहां से भी हम आगे बढ़ चुके हैं। तो इसलिए ट्रीटमेंट बहुत आगे बढ़ गया है, हम सबको ये सोचने की जरूरत है। पहले के टाइम में तो ये भी होता था कि जब कैंसर हो जाता तो लोग निराश और हताश होके उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनकी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती थी। लेकिन अब ये जो डॉक्टर्स कर रहे हैं उसकी वजह से नहीं है ही, और मतलब बहुत आगे हमने सुना है सर कि नेशनल हॉस्पिटल अब ICMR से हाँ जी भी रजिस्टर्ड है। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। एक्चुअली ICMR यानी नेशनल जो संस्थान है अपना रिसर्च का, मेडिकल का, उसमें एक प्रोग्राम चलता है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, जिसके तहत वो कंट्री भर में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, बल्क में काम हो रहा है, कैंसर डेडिकेटेड काम हो रहा है, कि वहाँ से डेटा लेने के लिए। डेटा क्यों ज़रूरी है? हम जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ते आए हैं वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न डेटा में, यूरोप में, अमेरिका में काम हो रहा है, वहाँ से जो पेशेंट हैं उन पे रिसर्च होती है, उसको हम फिर यहाँ ले आते हैं, हम यहाँ पे इलाज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये अब प्रूवन है कि जेनेटिकली सब अलग हैं। एशियन पेशेंट्स अलग हैं, अमेरिकन पेशेंट्स अलग हैं, अफ्रीकन पेशेंट्स अलग हैं। तो चूंकि पेशेंट्स अलग हैं, क्योंकि उनका जीन पूल अलग है, जेनेटिक मेकअप अलग है, तो जो इलाज करते हैं उस इलाज का रिस्पॉन्स अलग है। अब इलाज का रिस्पॉन्स अलग है, तो अगर अमेरिकन पेशेंट को किसी इलाज से फायदा हो रहा है, जरूरी नहीं कि हमारे पेशेंट को फायदा हो। तो उसके लिए डेटा कलेक्शन बहुत जरूरी है कि साहब कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा हो रहा है हमारे यहाँ, उसमें कौन से स्टेज का मरीज आ रहा है, उसमें किस प्रकार का कैंसर के साथ में किस प्रकार का इलाज दिया जा रहा है और उस इलाज का रिस्पॉन्स क्या है। तो ये सारा डेटा कलेक्शन नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत होता है, जिसमें हमने अप्लाई किया था और हम उसमें संबद्ध हुए हैं। हमने अपना सारा डेटा उनसे साथ शेयर किया कि हम इतने सालों में इतने मरीजों का इलाज कर चुके हैं और ये हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी टीम है पूरी, क्योंकि वो यही देखते हैं कि साहब आपके पास टीम है कि नहीं, आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और आपके पास पेशेंट है कि नहीं। तो ये तीनों चीज़ें हमारी उन्होंने उत्कृष्ट पाई, जिस पे उन्होंने हमें पैनल किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि तकरीबन 341 हॉस्पिटल हैं पूरे भारत में जो कि एम्पैनल्ड में, जिसमें से एक हमारा नेशनल हॉस्पिटल है। तो उसी से आप समझिए कि किस तरीके की वो चीज़ है और किस तरीके का हम काम कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पे हमें रिकॉग्निशन मिला और हम अपना डेटा उनके साथ शेयर कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये डेटा उसमें कंपाइल होकर जो नेशनल प्रोग्राम्स बनते हैं कि साहब किस तरीके से गाइडलाइंस बनती हैं, किस तरीके से इलाज होना है, किस तरीके से इलाज से हमारे पेशेंट्स को फायदा हो रहा है, वो सब चीज़ें बनेंगी। तो हम कहीं ना कहीं इलाज के आगे अब इलाज की गाइडलाइन बनाने के तौर पर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, किसी इंसान को देख के कैसे बताया जा सकता है कि इसको कैंसर है? क्योंकि कैंसर एक इलाज बीमारी ही ऐसी है कि जब वो सेकंड या कि थर्ड स्टेज में पहुंच जाती है तब जाके पता चलता है कि सामने वाले को कैंसर है। तो इंसान को कोई भी अगर जागरूक होना चाहता है इसमें, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ मुझे कैंसर की शुरुआत अब हो चुकी है? जी बिल्कुल, मैं इसके लिए एक लाइन में हमेशा अपने
स्पीच में बोलता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा सिम्टम, क्योंकि देखिए अपने शरीर को हम सब जानते हैं, जो भी अपनी उम्र है उतने साल से हम देख रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारा शरीर नॉर्मल आज है, आज नॉर्मल नहीं। तो कोई भी एबनॉर्मेलिटी जो 15 या 20 दिन से ज़्यादा बनी हुई है परसिस्टेंट तरीके से, तो पहले एक नॉर्मल कंसल्टेशन आप लें। जो भी जिस तरीके की दिक्कत है, कोई गठान है तो सर्जन को दिखाएं, कोई छाला है तो सर्जन को दिखाएं, रक्तस्राव हो रहा है तो जननांगों से तो महिला विशेषज्ञ को दिखाएं, स्तन में कोई दिक्कत है तो अमुक विशेषज्ञ। तो कहने का मतलब जो भी प्रॉब्लम है आप विशेषज्ञ को दिखाइए। फिर मैं कहता हूँ 15-20 दिन उनका इलाज लीजिए। तो 15 दिन आपने चाहे घर पे देख लिया, अपने हिसाब से उसको संभालने की कोशिश की, 15 दिन आप डॉक्टर से संभालने की कोशिश कर लो। अगर 1 महीने में वो सिम्टम ठीक नहीं हो रहा है इलाज के बावजूद भी, तो आप ये समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं शंका है। मैं ये नहीं कह रहा कि कैंसर है, शंका है, फिर उसका कैंसर विशेषज्ञ से अपने को जांच कराना चाहिए। अब अगर अपन सिम्टम पर्टिकुलर में आए, कहाँ कहाँ कैसा होता है, मुंह के कैंसर होते हैं, मुंह के कैंसर में छाला होना, मुंह से दुर्गंध आना, अचानक से कोई दांत ढीला हो जाए, वयोवृद्ध हैं 60, 70, 80 साल के हैं, उनका दांत ढीला हो जाए दिक्कत नहीं है, पर हमारी आपकी उम्र में कोई अचानक से दांत ढीला हो जाए, गिर जाए, तो वो एक साइन है कि गड़बड़ है। मुंह का खुलना कम हो जाए, अचानक से धीरे धीरे कम हो जाए, या फिर मुंह से दुर्गंध आए, ब्रश कर रहे हैं, माउथ वॉश कर रहे हैं, फिर भी दुर्गंध आ रही है, या फिर कई बार टुकड़े गिरते हैं मुंह से, तो ये मुंह के कैंसर के सिम्टम हो गए। गाल में गठान होना, गले में गठान होना, ये मुंह के कैंसर। टुकड़े मींस मांस का टुकड़ा बिल्कुल अच्छा। कई बार निकलता है। जैसे लोग गुटखा खाए रहते हैं, हाँ, दिन भर रखे रहते हैं, तो उन्हें समझता ही नहीं। कई बार जैसे आपने कहा ना स्टेज 3 में आते हैं। अब हम लोग तो चलो इतने साल से हो गए जो हमारे, मैं जैसे मेडिकल कॉलेज में भी अटैच्ड हूँ भोपाल में, तो हमारे पास स्टूडेंट्स भी रहते हैं। तो स्टूडेंट्स कई बार यही बोलते हैं कि सर इतना बड़ा गड्ढा है इसको, और ये आया क्यों नहीं। तब मैं उनको समझाता हूँ कि आया इसलिए नहीं कि सारे टाइम तो गुटखा डाले था, तो उसने कभी मुंह साफ किया ही नहीं, तो उसको देखने की आदत ही नहीं है। अगर सुबह ब्रश किया भी है तो ब्रश करने के 2 सेकंड बाद तो गुटखा तंबाकू चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर कोई गुटखा तंबाकू सुपारी का सेवन कर रहा है, तो एक सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब ब्रश करने के बाद 2 मिनट आईने में मुंह देख लें, उंगली फेर लें, तो कम से कम समझ में आएगा कि कोई छाला है। क्योंकि जो कैंसर के छाले हैं वो दर्द रहित छाले हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे लोग कई बार हमारे पास आते हैं, बोलते हैं साहब छाले में दर्द नहीं था तो हमने दिखाया नहीं, जबकि उल्टा है। जैसे आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि जो छोटे मोटे छाले हमारे रूटीन जीवन में होते हैं, उसमें हम इतने व्यथित हो जाते हैं कि हम कुछ खा ही नहीं पाते। 5-7 दिन कैसे बीतते हैं वो हम ही जानते हैं। तो वो छोटे छाले जो दर्द वाले हैं वो तो नॉर्मल छाले होते हैं। दर्द रहित छाला 99% कैंसर होने की संभावना है, चाहे कहीं भी हो शरीर में, मुंह में, स्तन में, जननांगों में, कहीं भी। तो मुंह की बात हो गई, गले में गठान हो गई, स्तन में गठान। अब मैं स्तन की बात इसलिए लाऊंगा क्योंकि महिलाओं में ये सबसे ज्यादा कॉमन होने वाला कैंसर है आज की डेट में इंडिया में। तो स्तन में कोई भी गठान होना। अब होता क्या है, कई बार कहीं एडवांस स्टेज में फीमेल्स आती हैं, साहब दिखाया क्यों नहीं, अरे वो हमारी माँ को भी था और वो ठीक हो गया। बात बिल्कुल सही है, नॉर्मल गठाने भी होती हैं जिसे हम फाइब्रोडेनोमा कहते हैं, और कैंसरस गठाने भी होती हैं। पर ये निर्धारण कौन करेगा कि नॉर्मल गठाने की कैंसर गठाने, जांचें करेंगी। तो मैं महिलाओं, माताओं, बहनों से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि किसी भी स्तन की गठान को बिना जांच कराए ये ना माने कि हमारी मौसी, दीदी, बहन, माँ को था, उनको कुछ नहीं हुआ तो हमको भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं अगर अगेन डेटा की भी बात हो रही थी, मैं अगर आपको नेशनल डेटा की बात करूं तो 9 में से 1 महिला, भारत में हर 9 में से 1 महिला को लाइफ टाइम रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का। यानी आप सोचिए, अगर आपके फोन बुक में 1000 महिलाएं हैं तो उसमें से तकरीबन 100 महिलाओं को ये रिस्क है कि वो कैंसर होगा। मैं ये केवल एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि हम हमेशा ये समझते हैं कि यार हमें तो नहीं होगा, पता नहीं किसको होता है। भाई हम में से ही लोगों को होता है। मैं कितने डॉक्टरों को जानता हूं जिनको कैंसर हुआ है और होता है, क्योंकि हम भी तो इंसान ही है ना, आप भी इंसान ही है। तो इसलिए कृपया करके कोई भी स्तन की गठान नजरअंदाज ना करें, जांच कराएं, जांच में नॉर्मल आती है कुछ मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। निप्पल से डिस्चार्ज होना, स्त्राव होना किसी भी प्रकार का, चाहे वो सफेद हो, खून जैसा हो, पानी जैसा हो, दर्द के साथ हो, दर्द रहित हो, निप्पल के आसपास खुजली होना, काख में गठान होना, ये स्तन कैंसर के सिम्टम हो गए। एक और कैंसर बहुत कॉमन है, स्पेशली विंद रीजन में बहुत कॉमन हमने पाया है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। उसमें क्या होता है, सफेद पानी या रक्तस्राव होता है योनि के द्वार से, तो उसको नॉर्मली लोग नॉर्मल समझते हैं, अरे ये तो सफेद पानी की समस्या है, होती है, उम्र के साथ से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि
आप अपने शरीर को हमेशा से जान रहे हैं, अगर अचानक से उसमें बढ़ाव आया है, ऐसा है कि रुक ही नहीं रहा है, पहले पीरियड्स के टाइम पे होता था, बाकी अदरवाइज ठीक हो गया, पीरियड के बीच में कभी रक्तस्राव हो रहा है, संबंध बनाने के पश्चात रक्तस्राव हो रहा है, तो ये सब सिम्टम है बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर रीवा स्पेसिफिक की बात करूं तो ऑलमोस्ट 95% केसेस में स्टेज 3 या स्टेज 4 मिल रहा है, क्योंकि महिलाएं उसको कहीं शर्म के मारे नहीं दिखाना चाहती हैं, कहीं वो डर के मारे नहीं दिखाना चाहती हैं, कहीं उनके घर वाले भी नहीं लाते हैं कि साहब फाइनेंशियल बर्डन आएगा। तो आपके माध्यम से ही बताऊंगा कि आयुष्मान के तहत पूरा इलाज मुफ्त है, भोपाल में भी मुफ्त है, रीवा में भी मुफ्त है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फाइनेंशियल बर्डन सोच के तो कभी मत आओ कि कैंसर का इलाज नहीं होगा, हर जगह होगा और बहुत अच्छा होगा। तो ये 3 कैंसर स्पेसिफिक मैं आपसे बोला, अदरवाइज कहीं भी कोई छाला, कहीं भी कोई गठान महीने 15 दिन से बनी हुई है, नॉर्मल इलाज से ठीक नहीं हो रही है, तो वो कैंसर होने की संभावना है, कृपया करके उसकी जांच कराएं। जागरूकता की कमी बहुत होने की वजह से बिल्कुल ज्यादातर थर्ड स्टेज में कैंसर पहुंच जाता है। बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, जानते नहीं। नजरअंदाज करने की वजह से पहुंच जाता है। पैलिएटिव केयर की सुविधा भी नेशनल हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जो मध्य प्रदेश में बहुत कम जगहों पर। बिल्कुल, पैलिएटिव केयर एक अपकमिंग चीज वैसे है, जैसे पहले भी अपनी बात हुई कि पहले समझा जाता था कि साहब इसका क्योर नहीं हो सकता, यानी बीमारी को हम खत्म नहीं कर सकते तो इलाज नहीं करना है। लेकिन अब क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जोर जा रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स कि जितना जीवन बचा है वो इस लायक तो रहे कि पेशेंट घर वालों पे बर्डन ना बने, समाज पे बर्डन ना बने, और खुद पे उसको अपने जीवन पे त्राहिमाम ना हो कि साहब मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तो एक फंक्शनल बनाए रखना, दैट इज व्हाट इज द एम ऑफ पैलिएटिव केयर, कि पेशेंट अपना काम खुद कर सके, नॉर्मल जी सके, नॉर्मल खा सके, नॉर्मल पी सके, नॉर्मल सो सके। तो उसमें कई आयाम है, कई बार कीमोथेरेपी भी जाती है, पैलिएटिव केयर में दी जाती है, कई बार रेडिएशन दिया जाता है, कई बार कुछ पैलिएटिव सर्जरीज हैं वो भी हम करते हैं, कई बार केवल दर्द की दवा भी रहती है जो पैलिएटिव केयर का पार्ट है। तो कहने का मतलब पैलिएटिव केयर में सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो पेशेंट स्पेसिफिक आती हैं कि पेशेंट को दिक्कत क्या है, उस दिक्कत के अनुसार उसका इलाज दिया जाता है। अभी तो सारे क्वेश्चन हो गए। सर और कुछ बोलना चाहिए, थोड़ा कोई मैसेज हो तो मैं पूछती हूँ। अब बोलिए। बिंदी के हाँ ठीक है, जैसे एक ये पूछ लीजिए बोले कि जैसे बीच बीच में अपनी बात हुई ना, कैंसर विशेषज्ञ बाकी विशेषज्ञों से अलग कैसे हैं, क्या है, और किस तरीके से आप ट्रीटमेंट का टीम जो आप बोल रहे हैं तो कैसे डिसाइड करते हैं वो। सर बाकी विशेषज्ञों से कैंसर विशेषज्ञ अलग क्यों होते हैं, और आपकी टीम जिसके बारे में आपने बताया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कुछ। जी देखिए, जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने पहले एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद फिर एमएस जनरल सर्जरी में किया मैंने, तो मैंने पहले सर्जरी में विशेषज्ञता ली, फिर उसके बाद 3 साल की डिग्री होती है सुपर स्पेशलाइजेशन की जिसे हम कहते हैं, तो मैंने डीएनबी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में मुंबई से किया। अब होता क्या है, सर्जन और ऑन्को सर्जन इनमें बेसिक अंतर ये है कि सर्जरी में सारा सर्जरी सिखाया जाता है कि बीमारी निकाल दी, जो दिख रही थी खत्म हो गई बात। कैंसर सर्जरी में हमारा जो मेन ट्रेनिंग होती है और जो हमें सिखाया जाता है, अव्वल तो ये कि कैंसर जो पेशेंट है उसका ऑपरेशन होना भी है कि नहीं। कई बार आपने भी सुना होगा लोकल लेवल पे, अरे उसका ऑपरेशन हुआ और वो फिर फैल गया कैंसर, फैल गया। तो कैंसर कहीं पहले से फैला हुआ तो नहीं, कई बार ये होता है, तो वो हम जांच करते हैं, हमारी ट्रेनिंग उसमें होती है शुरुआती कि साहब फैला हुआ तो नहीं है। दूसरा, अगर फैला हुआ नहीं तो ऑपरेशन में जाना है, तो ऑपरेशन इस तरीके से करें कि वो ट्यूमर फैले ना और पूरा का पूरा ट्यूमर निकल आए, ये भी हमारी विशेषज्ञता रहती है। तीसरा जो पार्ट है हमारी सर्जरी में कि जो ट्यूमर दिख रहा है वो तो ठीक है, उसके अलावा और कहाँ कहाँ कैंसर होने की संभावनाएं हैं, ऐसे छुपे हिडन एरियाज होते हैं जहाँ पे आज तो नहीं दिख रहा पर वो होने की आगे संभावना है, जिसे हम लिम्फ नोड कहते हैं हमारी भाषा में। तो लिम्फ नोड निकालना भी अति आवश्यक है, क्योंकि आज वो नहीं दिख रहा है। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जबान में छाला है, कई पेशेंट मेरे पास रीवा के आते हैं, कहीं किसी एंटी सर्जन ने या जनरल सर्जन ने ऑपरेट किया रहता है कि जबान में छाला था, उन्होंने निकाल दिया और उसमें कैंसर आया, लेकिन कैंसर तो पूरा निकल गया। कई बार डॉक्टर ने बोला, कई बार डॉक्टर ने नहीं बोला, क्योंकि मरीज वापस गया नहीं, क्योंकि मरीज को ये था कि साहब ऑपरेशन तो हो गया है, बीमारी निकल गई है। 3 महीने 4 महीने बाद गले में गठान आ जाती है। तो गले में गठान क्यों आई? क्योंकि जो मुंह की लिम्फ नोड है वो गले में जाती है।
गले में गठान तब नहीं थी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यहाँ ट्यूमर था, तो वो पहली सर्जरी में ही होना था। तो हमारे पास कई बार जैसे लोग आते हैं, जब मैं समझाता हूँ ऑपरेशन के बारे में कि साहब मुंह का कैंसर है, जबान का हिस्सा निकलेगा और गले की गठाई निकलेगी, साहब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सीटी स्कैन में कुछ नहीं आया, हमने सोनोग्राफी कराया कुछ नहीं आया। ऐसा नहीं है, माइक्रोस्कोपिक डिसीज यानी सेलुलर लेवल पे जो डिसीज होती है वो नहीं जांचों में दिखती है और वो होना है। तो हम इसी में ट्रेंड है कि कौन सी लिम्फ नोड निकलनी है, कौन सी नहीं निकलनी है, कितनी निकालनी है। तो इस तरीके से कैंसर सर्जरी नॉर्मल कैंसर से अलग हुआ, सॉरी नॉर्मल सर्जन से अलग हुआ। सेम वे में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पहले एमबीबीएस करते हैं, फिर एमडी मेडिसिन करते हैं, तो एक जनरल मेडिसिन के बारे में सब सीखते हैं। फिर उसके बाद 3 साल का उनका डीएम या डीएनबी का कोर्स होता है, जिसमें वो केवल और केवल कैंसर के बारे में सीखते हैं। मरीज को कैंसर में कौन सी कीमोथेरेपी लगनी है वो सीखते हैं, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे नहीं होंगे वो सीखते हैं। तो उस तरीके से उनकी एक्सपर्टीज उसमें है। तो जो टीम की बात हो, अच्छा ऐसे ही जैसे बायोप्सी होती है, तो बायोप्सी में नॉर्मल अपन पैथोलॉजिस्ट जानते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, सीबीसी कर रहे हैं, लेफ्टी कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, यूरिन एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन। उसके बाद उनका हिस्टोपैथोलॉजी एक सेक्शन होता है जो केवल और केवल बायोप्सी में ही स्पेशलाइजेशन होता है कि साहब वो जो टिश्यू निकाला है हमने, वो टिश्यू को माइक्रोस्कोप में जज करके ये बताएं कि कैंसर है कि नहीं, अगर कैंसर है तो किस ग्रेड का कैंसर है, कितना एग्रेसिव कैंसर है। उसमें और जो एडवांस टेस्टिंग होती है आजकल, आईएचसी बोल के इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, एनजीएस होता है, नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग, तो ये सब टेस्ट लगने हैं कि नहीं, तो उसकी एक्सपर्टीज उसमें है। ऐसे ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होता है जिसकी एक्सपर्टीज केवल रेडिएशन में कि साहब रेडिएशन लगना है कि नहीं लगना है तो कितना लगना है, कैसे लगना है, रेडिएशन के दौरान जो छाले होते हैं उनका इलाज क्या है। तो हम ये 4-5 विधाओं के डॉक्टर हैं जिनका ट्रेनिंग जनरल ट्रेनिंग के बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग रहती है कैंसर में। तो हम ये समझते हैं कि इलाज होना है कि नहीं, इलाज होना है तो किस तरीके से होना है और क्या होना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर कैंसर का डाउट आया है या कैंसर का प्रूफ आया है तो कृपया करके पहले कैंसर विशेषज्ञ से परामर्श लें, ये समझें कि क्या होना है, कैसे होना है, तभी आगे बढ़े। अन्यथा कई बार वो नॉर्मल गठान समझ के निकाल दी जाती है और वो फिर बाद में कैंसर समझ में आता है और फिर बाद में हमारे पास आते हैं। इलाज तब भी है, लेकिन इलाज जैसे मैं कहूँ कि अगर इतना इलाज से ठीक हो सकता था तो अब मुझे इतना इलाज करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं इलाज का सिवियरिटी बढ़ जाती है, उसके साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं और चीजें परेशान करती हैं। इस तरह मेरे जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने ऑपरेशन कराया, फिर 1-2 साल बाद फिर वो वापस आ गया, तो अभी जाके क्लियर हुआ कि होता क्यों है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत मतलब अभी भी लोगों के अंदर ये सोच है, आज के मॉडल जमाने में, आज की जागरूक हर चीजें के बारे में पता चल जाता है कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, वो ठीक नहीं होगी, चाहे उसका कितना भी इलाज कर लो, 10 साल बाद उसको जाना ही है। तो डॉक्टर साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि नहीं लाइलाज नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक लास्ट अगर मैसेज जैसा आप अभी बोल रही थी यही देना चाहूँगा कि अगर मेरे इस इंटरव्यू से एक बात हर जगह निकल आए कि साहब कैंसर का इलाज हो सकता है, कैंसर का इलाज करना चाहिए और कैंसर का इलाज करके बिल्कुल फ़ायदा है, तो मेरा ख्याल है मेरा यहाँ आना साकार रहेगा। सर कुछ लोग जैसे रहते हैं, उनके फाइनेंशियली दिक्कत रहती है, मतलब ग्रामीण रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, मतलब उनके लिए ये होता है कि कैंसर का इलाज हम नहीं करा सकते, हम कैसे कराएंगे, ये पैसे वाली बीमारी है, तो उसके लिए इस बात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने आयुष्मान भारत योजना शुरू की। उसके तहत मैं हमेशा कहता हूँ, मजाक में कहता हूँ, खैर ऐसा है नहीं, कि अमूमन अगर 4-5 लाख का इलाज होता है और 5 लाख का आयुष्मान भारत में कैपिंग है, तो कहीं ना कहीं शायद ये सोच के ही बनाया गया है कि साहब, क्योंकि कुछ भी हो आज की डेट में सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की समझी जाती है। और मोर ओवर इसमें खर्चा क्यों आता है? क्योंकि इसमें 3 लेवल पे इलाज होता है। सर्जरी भी होती है तो एक खर्चा उसका रहता है, कीमोथेरेपी होती है एक खर्चा उसका रहता है, रेडिएशन होता है एक खर्चा उसका रहता है। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं खर्चे जुड़ते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये तीनों इलाज पूरे के पूरे आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त अवेलेबल हैं। रीवा में अभी हमारे पास रेडिएशन मशीन तो नहीं है, लेकिन कीमोथेरेपी और सर्जरी हम मुफ्त आयुष्मान भारत में कर रहे हैं। और भोपाल में हमारे पास आयुष्मान भारत के तहत हॉस्पिटल में, मतलब नेशनल हॉस्पिटल, जी नेशनल हॉस्पिटल में, और ये भोपाल में भी हमारे पास हमारे टाई अप हैं अलग अलग मशीनों से, अलग अलग अस्पतालों से, जिनमें हमारे लेटर के द्वारा आयुष्मान भारत पे वो पेशेंट्स का पूरा
वो मुफ्त इलाज करके देते हैं। तो रीवा के मरीजों को मैं एक ये मैसेज बिल्कुल दे सकता हूँ कि आप ये ना सोचें कि साहब पैसे के कारण इलाज नहीं कराना है या नहीं करा सकते हैं। आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवाइए, हमारे पास आइए, हम निःशुल्क इलाज हर तरीके का कैंसर का आपको करके देंगे। तो आप सबने सुना, डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है कि कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है और जागरूक होने की जरूरत है। कैंसर ऐसा कुछ नहीं है कि लाइलाज बीमारी है, बस कैंसर के लिए थोड़ा सा जानकारी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल में आए।